हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरी चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एलटीग्रेड एग्जाम के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया है और इसकी 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें ये पूरा चैप्टर है, जिसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और उनसे रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, कोर कंसेप्ट और एडवांस कंसेप्ट है, उन सबको पूरा डिटेल में बताया है। और लास्ट में मैंने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड जो हमारी वेव नंबर के थ्रू जो स्पेक्ट्रम आते हैं, बैंड्स आते हैं, उनके भी मैंने ग्राफ के थ्रू समझाया था। तो एक तरह से बहुत अच्छे कंसाइज वे में भी और एक तरह से डिटेल वे में भी, दोनों तरीके से मैंने वो चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया। फ्रेंड्स, जब भी वो चैप्टर कंप्लीट होता है, आपको पता है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 5 होने वाली है और इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरा चैप्टर से रिलेटेड है। किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बेसिक, एडवांस और बैंड से रिलेटेड, और जो चीज़ें हैं इसमें बेसिक जो आई थी उन सब से रिलेटेड, वो आज हम देखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा डिले ना करते हुए, ज़्यादा वेट ना करते हुए शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 आता है, यूवी तरंगों का तरंग दैर्ध्य। यूवी तरंगों, जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है? अवरक्त तरंगों से अधिक होता है, अवरक्त तरंगों से कम होता है, दृश्य तरंगों के समान होता है, अवरक्त तरंगों के समान होता है। द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज इज ग्रेटर देन द इंफ्रारेड रेज, इज लेस देन द इंफ्रारेड रेज, इज सेम एज द विजिबल रेज, इज सेम एज द इंफ्रारेड रेज। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है कि जो हमारी रेज आती हैं उनको हमें दो तरीके से अरेंज करने के लिए आ सकता है, या तो वेवलेंथ के ऑर्डर में, चाहे डिक्रीजिंग चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर आ सकता है एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी आ जाए या फ्रीक्वेंसी आ जाए, बात एक ही है। इट मीन्स ऊर्जा पूछ ली जाए या आवृत्ति पूछ ली जाए, वो तो बात एक ही है। और दूसरी आती है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य का मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, यानी कि तरंग दैर्ध्य बढ़ते हुए क्रम में, अगर मैं आपको बताऊं तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य से सबसे बड़ी तक अगर मैं इसका ऑर्डर लगाऊं, तो सबसे छोटी जो होती है वो आती है कॉस्मिक रेस की। किसकी आती है फ्रेंड्स? कॉस्मिक रेस की। उसके बाद जो इससे बड़ी होती है वो होती है एक्स रेस की। एक्स रेस के बाद हमारी आती है ये वाली यूवी रेस, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी किरणें कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है विजिबल रेस, तो इससे बड़ी होती है विजिबल रेस की, ठीक है। विजिबल रेस के बाद जो हमारी आती है वो आती है इंफ्रारेड रेस। ओके, इंफ्रारेड के बाद आती है हमारी माइक्रोवेव्स, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है रेडियो वेव्स की। तो अगर मैं इनको पिक्टोरियल दिखाऊं, तो मान लो इसकी तो तरंग दैर्ध्य इतनी छोटी छोटी हैं, तो ये आगे आते जाते 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 फैलती जा रही है, बड़ी होती 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 जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वेवलेंथ आपको पता होगा, एक क्रेस्ट और एक ट्रो के बीच की डिस्टेंस, या फिर एक वेव की जो डिस्टेंस होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। तो इधर जाते हुए हम ये देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक। अब आते हैं, देखो ये चीज आगे ना, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली ये तो नहीं पूछते कि ऑर्डर लगाओ, लेकिन ऑर्डर भी आ सकता है, कौन सी किससे बड़ी है छोटी है ये भी पूछा जा सकता है। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि यूवी तरंगों जो तरंग दैर्ध्य होता है, अब आप बताओ कि अवरक्त किरणों से अधिक होता है। भाई यूवी रेज ये हैं, आईआर ये हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि यूवी में, विजिबल में और आईआर में, इन तीन का ध्यान रखो कि यूवी सबसे छोटी है, विजिबल की तो तरंग दैर्ध्य उससे बड़ी है और आईआर की तरंग दैर्ध्य उससे भी बड़ी है वेवलेंथ के ऑर्डर में, ठीक है। तो यूवी का तरंग दैर्ध्य अवरक्त किरणों से अधिक होता है, ये तो गलत हो गया। अवरक्त किरणों से कम होता है, ये सही हो गया। दृश्य तरंगों के समान होता है, ये भी गलत हो गया। समान नहीं होता, छोटा होता है। अवरक्त तरंगों के समान होता है, ये भी गलत हो गया। सो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? आंसर बी आ रहा है कि अवरक्त तरंगों से कम होता है। वैसे अवरक्त के अदृश्य तरंगों से भी कम होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यूवी रेस का जो तरंग दैर्ध्य है, जो उसकी वेवलेंथ है, वो विजिबल प्लस आईआर से कम होती है। विजिबल एंड आईआर से कम होती है, दोनों से कम ही होती है, किसी की भी समान नहीं होती, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस तरह के कंसेप्ट आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो मैंने ऑर्डर बनाया, प्लीज इसको याद रखिएगा। ये मैंने किस में लगाया? तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, इधर से लेकर छोटे से बड़े तक, ठीक है। यहाँ पर छोटा से बड़ी तरंग दैर्ध्य के फॉर्म में, ओके। और अगर एनर्जी की बात करें, अगर आप एनर्जी की बात करेंगे, तो एनर्जी का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी और इधर जाते हुए एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी कम हो जाएगी। रेस की एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। सेम एनर्जी सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहेगी, इधर जाते हुए फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं और इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बियर के नियम अनुसार सही समीकरण है। तो देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो हमारा सिंपल स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हो गया। अब ये पूछ रहा है कि बियर के अनुसार कौन से सही समीकरण है। अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ द करेक्ट इक्वेशन। फ्रेंड्स, बियर्स लॉ आ जाए या फिर बियर्स लैम्बर्ट लॉ आ जाए, बात एक ही है। इसे हम बियर्स लैम्बर्ट लॉ भी कहते हैं, क्योंकि दो लॉ दिए थे, एक लॉ दिया था लैम्बर्ट ने, दूसरा दिया था बियर ने, दोनों कंबाइन आता है बियर लैम्बर्ट लॉ। ओके, तो उन्होंने कहा बियर लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो एक्चुअली किसके साथ डील करते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे कोई एक सैंपल होता है और सैंपल से कोई इंटेंसिटी की लाइट जा रही है, कोई भी इंटेंसिटी की लाइट जा रही है। सो दिस वाज सेइंग दैट द change in the intensity, the decrease in the intensity which passes through a solution is directly proportional to the change in the intensity with the distance। यानी कि जो हमारी रेडिएशन आ रही है, जो विकिरण आ रही है, उसकी तीव्रता में कमी, उसकी तीव्रता में आई कमी, ठीक है, उस सॉल्यूशन की डिस्टेंस के साथ तीव्रता में परिवर्तन के समानुपाती होती है। इट मीन्स देखो, ये हम कहेंगे कि तीव्रता में आई कमी दैट इज डी आई अपॉन डी एक्स, दैट इज जो उसके सॉल्यूशन की लंबाई है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि आपतित तीव्रता के समानुपाती होती है। तीव्रता में आई कमी आपतित तीव्रता के समानुपाती होती है। ये तो किसने कहा था, ये क्या था, लैम्बर्ट ने। मैं आपको बता दूं ये किसने कहा था, ये कहा था लैम्बर्ट ने, बस इतना सा। बियर ने इसमें एक चीज और ऐड कर दी। बियर्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जो ये तीव्रता में आई कमी है, ठीक है, सॉल्यूशन की लेंथ के साथ तीव्रता में जो आई कमी है वो आपतित तीव्रता के साथ साथ उसके कॉन्सेंट्रेशन के भी समानुपाती होती है। तो ये बियर्स लॉ आता है, ये लैम्बर्ट लॉ आता है, जिसमें सिर्फ आई होता है और आई इंटू सी हो जाए तो वो क्या आ जाता है, बियर्स लॉ। ओके, अब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाती है दैट माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल के इंटू आई इंटू सी। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला अगर इक्वलेंट करने आ जाए। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक चीज और है फ्रेंड्स, ये हमेशा माइनस डी आई अपॉन डी एक्स आएगा। माइनस क्यों, बिकॉज इट इज द डिक्रीजिंग, क्योंकि ये घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आता है। ठीक है, तीव्रता में आई कमी, तीव्रता कम होती है जब किसी सॉल्यूशन में से जाएगी तो जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक, चलता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसी कार्बनिक यौगिक में स्थित रंग होता है। फ्रेंड्स, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, सभी चीजें बता दी थी कि कार्बनिक यौगिक में रंग आता है, वो किसके कारण आता है, और कलर अगर तेज हो जाए, कलर अगर ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, वर्णवर्धक जो समूह थे वो भी बताए थे। तो रंग किसके कारण आता है, 4 ऑप्शन आपके पास है। क्रोमोफोर के कारण, रंगीन के नियम के विपरीत, संवेदन समूह के कारण, ऑक्सोक्रोम के कारण। सो इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द इंड्यूस्ड कलर इज प्रेजेंट ड्यू टू द क्रोमोफोर, अपोजिट टू द रूल ऑफ कलर, ड्यू टू कॉन्जुगेटेड ग्रुप और ड्यू टू ऑक्सोक्रोम। तो फ्रेंड्स, ये जो आता है वो किसके कारण आता है, वो आता है क्रोमोफोर के कारण। किसके कारण, क्रोमोफोर के कारण। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्रोमोफोर भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इन्हें हिंदी में अगर बोलें तो अब इन्हें वर्णमूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमूलक। ठीक है फ्रेंड्स, वर्णमूलक कहते हैं। सो किसके कारण कलर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, दैट इज ए क्रोमोफोर के कारण। अब फ्रेंड्स एक और, चलो हम साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्रोमोफोर ये सब हमें पता है, हमने याद कर लिया। एक चीज बताता हूँ, कभी आपने ध्यान दिया है कि एक चीज और आती है, अगर बायोलॉजी वाला कोई हो तो उसने एक चीज पढ़ी होगी, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है जो प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं उसका पिगमेंट होता है एक तरह से। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट है, ठीक है, और वो क्या करता है, इट गिव्स द डिफरेंट कलर्स टू द प्लांट लीव्स, टू द प्लांट लीव्स और प्लांट पार्ट्स, हम कह सकते हैं प्लांट पार्ट्स, क्योंकि प्लांट लीव तो हरी होती है। तो यहाँ पे भी क्रोमो आ रहा है, यहाँ पे भी क्रोमो आ रहा है। तो क्रोमो का मतलब क्या होता है, अगर आप केमिस्ट्री में या साइंस में अगर कभी पढ़ रहे हो तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, दैट इज वर्ण। ओके, और वो भी कैसा, रंगीन कलर, अलग अलग डिफरेंट कलर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसी तरह से अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट की, जो ग्रीन लीव्स में पाया जाता है, पढ़ा भी होगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरो चीज आती है, ये जो क्लोरो वर्ड आता है, ये ग्रीन को डिनोट करता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो इरिथ्रो जो होता है, क्या होता है, इरिथ्रो, अगर कभी ये आ जाए, इसमें वाई रह गया, इरिथ्रो दैट इज ERY। ठीक है, इरिथ्रो जो आता है ये रेड कलर को डिनोट करता है, इसका मतलब होता है लाल। ठीक है, जैसे कि इरिथ्रोसाइट्स जिन्हें हम हीमोग्लोबिन्स भी मतलब वो कहते हैं, इरिथ्रोसाइट दैट इज रेड प्लेटलेट्स। ओके, तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी आज वर्ड में, कि आपको पता होना चाहिए, डिटेल पता होनी चाहिए हर चीज़ की। मतलब ऐसे नहीं है कि क्रोमोफोर याद करते जा रहे हो, क्रोमोफोर का मतलब रंग से होता है। ठीक, क्लियर हुआ। ओके, अब इसमें से देखो एक बात बताता हूँ, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम के कारण क्या होता है बताओ, इन्हें हम कहते हैं वर्णवर्धक।
क्या कहते हैं, वर्णवर्धक। ठीक है, इनको वर्ण बढ़ाने वाले कहते हैं। इसमें भी देखो क्रोम आ रहा है, क्रोम का मतलब वर्ण। ठीक है, ऑक्सो मतलब इंक्रीज करने वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वही पूछा इसने, निम्न वर्णवर्धक समूह है, निम्न में से कौन सा वर्णवर्धक समूह है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सोक्रोम ग्रुप। तो ऑक्सोक्रोम ग्रुप कौन सा होता है, क्या खास बात है ऑक्सोक्रोम ग्रुप की। तो ऑक्सोक्रोम ग्रुप कौन से होते हैं, जिसमें एटलीस्ट वन लोन पेयर होते हैं, वन लोन पेयर होते हैं। ठीक है, या फिर उन्हें हम क्या कह सकते हैं, एन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनमें कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनके अंदर कौन से होते हैं, एन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या फिर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, ये इनकी खास बात है। तो इसमें बताना है ऑक्सोक्रोम ग्रुप कौन सा है, तो इसमें से सी दैट इज SH इज एन ऑक्सोक्रोम ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑक्सोक्रोम ग्रुप होता है। अब बात करते हैं बाकी की। ये वाला जो है वो भी हमारा एक क्रोमोफोर है। ठीक है, वर्ण मूलक है, क्रोमोफोर ग्रुप है, इसमें पाई बॉन्ड भी है। ठीक है, पाई के साथ साथ एन इलेक्ट्रॉन भी है। NO2 की बात करता हूँ, ये भी एक तरह से हम दोनों का काम कर सकता है, लेकिन मेनली जो ये होता है वो भी क्रोमोफोर होता है ये। ठीक है, क्रोमोफोर ग्रुप है, ये वाला भी हमारा क्रोमोफोर है। और ये क्रोमोफोर के साथ साथ ये ऑक्सोक्रोम का भी काम करता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ ऑक्सोक्रोम पूछा था, दैट विल बी SH। इसके ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर होते हैं। ठीक है, एंड दीज लॉन पेयर आर कॉल्ड द एन इलेक्ट्रॉन्स, और एन इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सोक्रोम। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, देखो OH होता है, ठीक है, OR होता है, NH2 होता है, NHR होता है, ठीक है, NR2 भी हो सकता है, SO3H भी हो सकता है। ये सारे के सारे जो है हमारे ऑक्सोक्रोम है। ठीक है, और जिनमें पाई बॉन्ड आ जाए वो सारे के सारे क्रोमोफोर होते हैं। ऑक्सोक्रोम दैट इज वर्णवर्धक समूह है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इनमें वर्णमूलक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन क्रोमोफोर। अब वर्णमूलक बताओ, अभी अभी बताया जिनमें पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक, तो अगर मैं OH की बात करता हूं तो OH में क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, नो पाई बॉन्ड, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। सो इट इज एन ऑक्सोक्रोम, क्योंकि लॉन पेयर है। ये क्या है, ऑक्सोक्रोम। क्यों है ऑक्सोक्रोम, ड्यू टू लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि इसमें लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ऑक्सोक्रोम है। और पाई बॉन्ड नहीं है तो इट इज नॉट अ क्रोमोफोर, तो ए तो नहीं है। बी की बात करता हूँ, OR सेम चीज है, बिल्कुल सेम एज इट इज। ठीक, तो इसमें एल्किल ग्रुप आया है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये भी एक क्रोमोफोर नहीं है। NH2 की बात करता हूँ, CNH2 अभी अभी बताया था। NH2 में क्या है, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए, एक लोन पेयर है, लेकिन डबल बॉन्ड इसमें भी नहीं है। इसमें भी नो पाई बॉन्ड, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। क्रोमोफोर होने के लिए जरूरी है कि पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, नो पाई बॉन्ड एंड हैव वन लॉन पेयर। ठीक है, सो इट विल वर्क एज ऑक्सोक्रोम, क्योंकि इसमें एक लॉन पेयर है, इसलिए ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करता है, लेकिन क्रोमोफोर नहीं है, अपने आप से रंग नहीं दिखाता। ठीक है, किसी के साथ रहेगा तो रंग बढ़ा देगा, लेकिन खुद से रंग नहीं दिखाएगा। तो ये भी क्रोमोफोर नहीं है, ये भी क्रोमोफोर नहीं है, NH2 भी नहीं है, CO है। CO में क्या है, देखो CO में क्या होता है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होती है। भले ही ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, भले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लेकिन बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन किस किस के, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड के कारण इट इज वर्क एज क्रोमोफोर। इस ये कैसे वर्क करता है, क्रोमोफोर की वर्क करता है, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में बताओ क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पाई से लेके पाई स्टार तक का ट्रांजिशन भी दिखाएंगे, जो कलर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चीजें समझ में आई फ्रेंड्स। ये सारी थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर दी, एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि अगर ये ग्रुप दोबारा आ जाए तो आप क्वेश्चन को खुद से अटेंड कर सके। उसके लिए आपको मेरी जरूरत ना पड़े कि सर की वीडियो दोबारा देखनी है, तो एक ही बार में आपको सारी कहानी पता होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इनमें से कौन सा वर्णवर्धक ऑक्सोक्रोम के जैसा व्यवहार करता है। तो ऑक्सोक्रोम बताना है, वर्णवर्धक कौन सा है। तो वर्णवर्धक की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स आपको दिख भी रहा होगा कौन सा होता है, जिसके पास ऑक्सोक्रोम में क्या होता है खास बात, जिसके पास लोन पेयर होते हैं। अभी तो बताया क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए कम से कम एक। ठीक है, डबल बॉन्ड हो ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन लोन पेयर होना चाहिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज OH। OH क्या है हमारा, ऑक्सोक्रोम। और बाकी की बात करता हूँ, ये भी हमारा क्रोमोफोर है। ओके, ये भी हमारा क्रोमोफोर है, पाई बॉन्ड है इसमें। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। ओके, और ये भी हमारा क्रोमोफोर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। तो केवल एक OH है जिसके पास पाई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एन इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारा ऑक्सोक्रोम है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 2,4 हेक्साडाइन का यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में लैम्डा मैक्स का मान क्या होगा। फ्रेंड देखो ये जो क्वेश्चन आया था मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आया। ये एक मैंने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट 2 में सिर्फ एक रूल समझाया था बहुत अच्छे से, वो था वुडवर्ड फिशर लॉ, वुडवर्ड फिशर नियम रूल, ठीक है, ये समझाया था। और उसी में बताया था मैंने कि जो कोई कंपाउंड होगा उसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो क्या आती है, ये एक बहुत अच्छा सा रूल था। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो बेस रूल था, बेस रूल वो ये कहता है कि 1313 ब्यूटाडाइन, मैं आपको बेस रूल बता रहा हूँ, 13 ब्यूटाडाइन के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है कि ये कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है वो थी 217 नैनोमीटर। और फिर उसी पर अगर ग्रुप जुड़ रहे थे, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू थी वो बढ़ रही थी, उसमें कुछ ना कुछ हम प्लस करते जा रहे थे, ये हमें पता है। और प्लस करने के लिए एक दो चीज़ें बताता हूँ, जैसे कोई अगर एल्किल ग्रुप आ जाए तो उसके लिए 5 प्लस हो रहा था, ठीक है। रिंग रेसिड्यू है वलयावशेष जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कोई रिंग वाला स्ट्रक्चर था और उसमें से अगर कहीं पे वो खाली छुटा हुआ है वलयावशेष है तो उसके लिए भी +5 कर रहे थे, ठीक है। संयुग्मित के लिए अगर हमारे पास कॉन्जुगेशन सिस्टम आगे कोई बढ़ा रहा था, कॉन्जुगेशन सिस्टम अगर कोई बढ़ा रहा था तो उसके लिए +30 कर रहे थे। ये 2-3 रूल हैं जो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बेसिक चीज़ है, ये मैंने आपको बेसिक इसका बता दिया, बाकी तो पूरी डिटेल वीडियो है तो उसमें देखना चाहिए आपको। चलिए खैर बात करते हैं अब जो टॉपिक हमें दिया हुआ है, मतलब जो कंपाउंड हमें दिया हो उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। बेसिक रूल से ही कर लेंगे, हो जाएगा। बात करते हैं 2,4 हेक्साडाइन। 2,4 हेक्साडाइन का मतलब क्या है कि भाई पहले हेक्साडाइन है, दैट इज 6 वाले कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है सेकेंड पोजीशन पे और एक डबल बॉन्ड है 4th पोजीशन पे, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब मुझे बताओ क्या मैं इसमें ये देख सकता हूँ क्या कि मुझे इसमें ब्यूटाडाइन दिखाई दे रहा है, 13 ब्यूटाडाइन, या फिर ब्यूटाडाइन ही दिखाई दे रहा है। अगर आप इस कंपाउंड की बात करें तो इतना स्ट्रक्चर जो है इसका वो ब्यूटाडाइन वाला है कि नहीं, 1 2 3 4, तो मैं इसको बेसिकली 13 ब्यूटाडाइन से कंपैरिजन कर सकता हूँ, ठीक है, 13 ब्यूटाडाइन। अब 13 ब्यूटाडाइन पे मैंने एक चीज बताई थी, अगर हम वुडवर्ड नियम के अकॉर्डिंग चले कि अगर डबल बॉन्ड से रिलेटेड कहीं भी कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो चाहे छोटा चाहे बड़ा कैसा भी जुड़ जाता है, तो उसमें +5 हो जाएंगे, लैम्डा मैक्स में +5 हो जाएंगे, ओके। तो अगर एक बात देखो, अगर मैं इसको ब्यूटाडाइन मान लूँ, इतने को बीच वाले पार्ट को, बीच के 4 कार्बन को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बीच के 4 कार्बन को अगर मान लूँ 13 ब्यूटाडाइन, तो 217 तो इसका हो गया, ठीक है। और ये वाला डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है और ये वाला भी एक डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी मेरे लिए एक एल्किल ग्रुप हो गया और ये भी एक एल्किल ग्रुप हो गया। तो एल्किल कितने ग्रुप हो गए बताओ, एल्किल हो गए 2, ठीक है, 2 एल्किल ग्रुप हो गए। तो 217 तो इसकी बेस वैल्यू हो गई जो मैंने 13 ब्यूटाडाइन को इसमें से ढूंढ कर निकाल ली, ठीक है। प्लस इसमें 2 एल्किल ग्रुप हैं तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और प्लस कर देंगे, 227 नैनोमीटर का लैम्डा मैक्स आ गया, ठीक है। दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर कि 227 माइक्रोमीटर की, इन्होंने माइक्रोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, MU की इसमें आ गई। तो माइक्रोमीटर में दे दो चाहे नैनोमीटर में दे दो, वैसे नैनोमीटर में होता है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई ये नैनोमीटर में है क्योंकि हम यूवी पढ़ रहे हैं, ओके। यूवी की जो वेवलेंथ होती है इतनी भी बड़ी नहीं होती कि माइक्रो में आ जाए, ये नैनोमीटर में। क्लियर, समझ में आई चीज़, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो आपको अगर डाउट हो रहा है तो मैं एक और स्ट्रक्चर इसका बना के देता हूँ, भाई डाउट में मत रहना कुछ भी, डाउट में मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मैं इसको कुछ ऐसे बनाता हूँ, क्या ये ब्यूटाडाइन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब ब्यूटाडाइन पे मैंने एक CH3 यहाँ लगाया, एक CH3 यहाँ लगाया, बाकी मैंने बस हाइड्रोजन पूरे किए हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब मुझे बताओ मैं इस बीच वाले को, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, मैं इस बीच वाले को ही 13 ब्यूटाडाइन मान रहा था तो क्या दिक्कत थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। और जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप हैं तो मैं उनको एज एन एल्किल मान सकता हूँ, मैं उन्हें एज एन एल्किल मान सकता हूँ इन्हें, इस वाले को भी एक एल्किल मान सकता हूँ, इस वाले को भी एक एल्किल मान सकता हूँ, तो 2 एल्किल थे। तो 13 ब्यूटाडाइन के लिए 217 आया, ठीक है, इसके लिए कितना आया, इसके लिए मेरे पास आया 217, यहाँ इस वाले के लिए 217 और +5 इसका +5 इसका, ठीक है, तो 227 हो गया। क्लियर, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, सही मिलान है ये बताना है। फ्रेंड देखो सही मिलान ये जो आया है बेथोक्रोमिक शिफ्ट
और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, क्रोमोफोर, एक्सोक्रोम बता चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ, चारों चीज़ एक्सप्लेन की थी, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, क्रोमिक शिफ्ट, और एक इस पे और था, ठीक है, दैट इज़ हाइपोक्रोमिक इफेक्ट और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, ठीक है, हाइपर और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट वो भी बताया था। तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या था फ्रेंड्स? बेथोक्रोमिक जो इफेक्ट था वो किसके कारण था? वो था रेड शिफ्ट के कारण, ठीक है, रेड शिफ्ट के कारण था, जिसमें लैम्डा जो मैक्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा जो इफेक्ट था वो क्या था? हिप्सोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट, इसको हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो ब्लू शिफ्ट में क्या होता है, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू वो घट जाती है, ठीक है, ये चीज़ थी। तो इसमें देखो बेथोक्रोमिक के लिए नीला दे रखा है जो कि गलत है, हिप्सोक्रोमिक के लिए लाल दे रखा है, ये भी गलत है। तो दो चीज़ तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं क्रोमोफोर की। तो देखो इसमें पाई बॉन्ड है, हाँ जी पाई बॉन्ड है। अब जब पाई बॉन्ड है तो ये क्रोमोफोर होगा, सो ये तो करेक्ट है। ऑक्सोक्रोम की बात करते हैं। ऑक्सोक्रोम में क्या होना चाहिए बताओ? ऑक्सोक्रोम में लोन पेयर होना चाहिए, इसमें कहीं कोई लोन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो ध्यान से। नाइट्रोजन क्या करता है, एक तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन में रहता है, और दूसरी ऑक्सीजन को ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑक्सीजन को दे देता है। तो इसमें सेंट्रल एटम जो हमारा नाइट्रोजन है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन ऑक्सोक्रोम। ओके, तो ये ऑक्सोक्रोम नहीं है। सो कौन सा हमारा सही मिलान हुआ? केवल क्रोमोफोर, सी एन, सी इज द करेक्ट आंसर। क्रोमोफोर जो है वो सी एन है, ये हमारा सही मिलान होता है। और ये बेथोक्रोमिक शिफ्ट रेड शिफ्ट होता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ब्लू शिफ्ट होता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एक हाइड्रोकार्बन का IR स्पेक्ट्रम जिसमें 10% हाइड्रोजन है, दो बैंड, एक देता है 3295 सेंटीमीटर इनवर्स और एक देता है 2125 सेंटीमीटर इनवर्स पर देता है, जबकि एक अन्य कमजोर अवशोषण बैंड 2130 सेंटीमीटर इनवर्स पर पाए जाते हैं। तो संभवतः यौगिक कौन सा होगा, ये हमें बताना है। ये कह रहे हैं इफ ए कंपाउंड शो अ मेजर स्ट्रेचिंग in the IR spectrum as 3295 centimeter inverse and 2125 centimeter inverse for a 10% hydrogen in the sample of hydrocarbon and another weak absorption band at 2130 centimeter inverse, the compound is mostly like। अब देखो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बताता हूँ। ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो मान लो यहाँ पर मेरा 3600 मान लो, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ यहाँ पे 3000, ठीक है। 3000 से नीचे आते हैं तो कितना घटाया? 3600, तो ये हो गया 2400, 2400 में और 600 कम कर दो, 600 कम कर दो 1800 जाएगा, ठीक है। बस इसी के बीच में बैंड आ रहे हैं। तो एक जो बैंड आ रहा है बना के बताता हूँ, 3295 लगभग 3300 यानी यहाँ के करीब, और ये आ रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है ना। तो स्ट्रॉन्ग बैंड ऐसे आते हैं, स्ट्रॉन्ग बैंड मतलब एब्जॉर्बेंस सबसे ज़्यादा, ठीक। और दूसरा है 2125, 2125 लगभग लगभग ये भी इनके बीच में आएगा, ये भी 2125 है। और उसने कहा इसी में एक 2130 पे कमजोर भी आ रहा है, तो 2125 आया, ठीक है। और थोड़ा सा यहीं पे इससे पहले थोड़ा सा कम वाला है, ठीक है। बस इस तरह से बैंड आ रहे हैं। ये एब्जॉर्बेंट मान लो कि ये तो 1.0 है, ये 0.8 है, ठीक है। अल्फा की बात कर रहा हूँ, अल्फा क्या ए मानते हैं हम, तो इसे एब्जॉर्बेंट को यहाँ पे ए माना जाता है, ठीक है। तो ए की बात कर रहा हूँ, समझ में आया? ये है ग्राफ। अब ये कह रहे हैं इससे हमें ये कैसे पता लगेगा कि कंपाउंड कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान दो, ये जो 3295 का जो स्पेक्ट्रम आता है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये 3295 सेंटीमीटर का जो स्पेक्ट्रम आता है या बैंड आता है, ये रिप्रेजेंट करता है CH टर्मिनल को। किसको? CH टर्मिनल को, ठीक है। C और H के टर्मिनल को, कि जो CH लगा होगा एकदम किनारे पे लगा होगा, उसके साथ जो होगा या तो एल्काइन हो सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला, या फिर कोई एल्कोहल वगैरह हो सकता है, ये हो सकता है CH टर्मिनल पे, ठीक है, यानी कि कोई बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसके साथ में। तो ये हमारा जो बेस्ट पॉसिबल है वो बता रहा है। अब बात करता हूँ 2125 और 2130 लगभग ऑलमोस्ट सेम है। ये जो 2125 और 2130 वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये वाले, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को। तो एक तो 3295 बता रहा है कि भाई ये टर्मिनल है, और 2125 बता देता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारा एक ही कंपाउंड इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला है, दैट इज बी, सो इट विल बी अ प्रोपाइन। ये क्या है हमारा? प्रोपाइन, तो ये प्रोपाइन ही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? क्योंकि इसमें CH जो है ये टर्मिनल है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बैंडिंग वाला है 3295 वाला, और जो ये 2125 है ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, वो इसमें आ रहा है।
ओके, तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स, तो ये हो गया प्रोपाइन। अब फ्रेंड्स बाकी जो हैं, जैसे बाकी के जो बैंड्स हैं वे कैसे हैं, वो मैं एक टेबल आपको शॉर्ट में, ठीक है, इसी के लास्ट में अटैच कर दूंगा वीडियो के, ठीक है। उसमें जो मेन मेन होंगे ना ग्रुप्स के वो लिख दूंगा, ताकि आपको कभी भी बैंड देख करके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और बाकी इसमें भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का n2 इन्फिनिटी से n से 2 में आने पर स्पेक्ट्रम होगा। यानी ये कह रहे हैं एनर्जी लेवल इन्फिनिटी से, ठीक है, वो एनर्जी लेवल 2 में आ रहा है, यानी कि इन्फिनिटी से लेके 2 में आ रहा है। तो इसमें जो स्पेक्ट्रम होगा वो कौन सी उसका होगा, श्रेणी का, पास्टन श्रेणी का होगा, बामर का होगा, फुन का होगा या ब्रैकेट। तो फ्रेंड जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से या कहीं से भी अगर सेकंड लेवल में गिरता है, n बराबर 2 में आता है, n बराबर 2 में आता है, तो जो यहाँ से सीरीज बनती है वो कौन सी सीरीज बनती है, वो बनती है बामर सीरीज। कौन सी बनती है, बामर सीरीज बनती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं से भी आ रहा है, चाहे इन्फिनाइट से आ रहा है, चाहे मैं कह दूँ 3 से भी 2 में आ रहा है, अगर ठीक है 3 से 2 में आ रहा है तो बामर सीरीज बनेगी। पॉइंट शुड बी क्लियर, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। अब बात करते हैं बाकी सब सीरीज की, तो मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार। देखो अगर n बराबर 1 में गिरता है तब हमारी लाइमन सीरीज बनती है, ठीक है। n बराबर 2 में आता है, चाहे कहीं से भी आ रहा हो, एक इससे ऊपर से n बराबर 2 में अगर आ रहा है, यानी 3 से 2 में आ रहा है, 4 से 2 में आ रहा है, 5 से 2 में आ रहा है, इन्फिनिटी से 2 में आ रहा है, तो किसी में से भी अगर 2 में आके गिर रहा है तो बामर सीरीज बनती है। इसी तरह अगर 3 में गिर रहा है तो पास्चन बनती है, अगर 4 में गिरता है तो ब्रैकेट बनती है, 5th में गिरता है तो इसे हम फुंड कहते हैं, और अगर 6 में गिरता है तो ये बनती है हम्परे। ओके, तो पहली सीरीज हमारी लाइमन होती है, दूसरी हमारी बामर होती है, तीसरी हमारी पास्चन होती है, चौथी हमारी ब्रैकेट होती है, ओके, पांचवी हमारी फुंड होती है, और 6 हमारी हम्परे होती है। ओके, अब इसमें ये तो पता लग गया, खैर ठीक है। तो हमारा n बराबर 2 में अगर कोई भी गिर रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा है, तो कौन सी सीरीज बनेगी, बामर बनेगी, ठीक है। तो ये तो स्पेक्ट्रम की बात होगी। अब आपको होगा सर ये तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्यों आया फ्रेंड्स, इसलिए आया क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है, ठीक है, चाहे वो लोअर से हाई में जा रहा हो, मैं आपको बता देता हूँ, लो से हाई में जा रहा हूँ, तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, पर्टिकुलर रेंज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अलग अलग रेडिएशन की किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आगे चला जाएगा। और जब वो वापस आता है, दैट इज हाई से लो में आना है, तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। अब इस केस में ध्यान देना कि जितनी एनर्जी को जाने के लिए एब्जॉर्ब करेगा, अगर वापस भी उसी तरीके से आ रहा है तो उतनी एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। इट मीन्स जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा होगा, जिस भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा होगा, उसी रेडिएशन को रिलीज भी करेगा। समझ गए, अगर वो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ा है तो अल्ट्रावायलेट को ही रिलीज करेगा जब वो वापस आएगा, सेम तरीके से, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि अगर n बराबर 1 में कोई आ रहा है तो कौन सी टाइप की रेडिएशन को निकालेगा। तो फ्रेंड्स लाइमन सीरीज में जब करता है तो वो करता है यूवी रेस को, किसको इमिट करता है, यूवी रेस को, और एब्जॉर्ब भी यूवी रेस को ही करता है। बामर के लिए बात करें तो विजिबल रेंज होती है, पास्टन की बात करें तो पास्टन से लेके हम्परे तक सारी IR होती है। तो IR में भी देखो, इसमें 3 कैटेगरी थी ना, नियर IR, ठीक है, पास्टन के लिए नियर IR होती है, ब्रैकेट के लिए IR होती है, और फुंड और हम्परे के लिए फार IR होती है, दैट इज दूरस्थ अवरक्त जिसे हम बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। तो यूवी दैट इज अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरणें होती है लाइमन में, ठीक है, और VIS दैट इज विजिबल दृश्य प्रकाश, ये विकिरण अवशोषित होती है या रिलीज होती है बामर सीरीज में n बराबर 2 में आने पर। और बाकी जो हमारी IR है दैट इज कॉल्ड द इंफ्रारेड, जिन्हें हम अवरक्त कहते हैं, बाकी सब में छोटे से लेके बड़े तक, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ये टेबल अपने पास बना लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अवरक्त विकिरण के अवशोषण में 1250 सेंटीमीटर इनवर्स के समीप का क्षेत्र क्या कहलाता है। ये फ्रेंड्स मैंने पढ़ाया था IR स्पेक्ट्रम में ही, कि अगर हमारा एक रीजन होता है 1500 सेंटीमीटर से लेकर के 400 सेंटीमीटर इनवर्स का, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन, क्योंकि यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल अपना अलग बैंड दिखाता है, हर एक मॉलिक्यूल अपना अलग बैंड दिखाता है, इसलिए इसे फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है।
तो 1250 सेंटीमीटर तो इसी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट विल बी अ फिंगरप्रिंट रीजन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर कोई विकिरण अवशोषण में 1250 के समीप का क्षेत्र दिखाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कौन सी स्पेक्ट्रम श्रेणी दृश्य स्पेक्ट्रम में पाई जाती है? हमें ये बताना है कि कौन सी स्पेक्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम है, विजिबल में कौन सी है। ब्रैकेट, पास्टर्न, फोन या बामर। अभी बताया था बामर, डी इज द करेक्ट आंसर। बामर जो होती है वो दृश्य प्रकाश में होती है। ब्रैकेट किस में होती है? ब्रैकेट आईआर में, पास्टर्न भी आईआर में, और फुंड की बात करते हो वो भी आईआर में, तीनों की तीनों आईआर में है। और अगर यूवी की आ जाए तो यूवी में सिर्फ एक है, लाइमन। ठीक है, यूवी में लाइमन है। विजिबल में भी एक है, सिर्फ बामर, दृश्य प्रकाश में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कौन सा अणु अवरक्त स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करता? विच मॉलिक्यूल डज नॉट शो एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम? फ्रेंड्स, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जनरली वो नहीं शो करते या तो जिनका डायपोल मोमेंट जीरो हो। कौन कितना हो? डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल इक्वल मॉलिक्यूल, बिल्कुल इक्वल। ठीक है, जैसे कि डायटोमिक, दोनों सेम वाले हैं वो। और डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, और अगर डायपोल मोमेंट आपको लग रहा है किसी और का भी जीरो होना चाहिए, दूसरी चीज होनी चाहिए उसमें जो वाइब्रेशनल मोशन है वो अपसेंस होना चाहिए। अपसेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अपसेंस, यानी उसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स मॉलिक्यूल शुड बी स्मॉल। मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वो स्मॉल साइज का होना चाहिए। ये हमारी 3 कंडीशन है अगर आपको ये पता करना है कि कोई मॉलिक्यूल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इन 3 केस में जो मॉलिक्यूल होगा वो आईआर स्पेक्ट्रम नहीं देगा। ठीक है, इन 3 केसेस में ये आप याद कर लेना, बहुत अच्छी कंडीशन है, मैंने बता दी। तो इनमें से अब बताओ। H2 की बात करते हो, डायपोल मोमेंट जीरो है, छोटा भी है और वाइब्रेशन भी अब्सेंस है क्योंकि वो है ना एस ऑर्बिटल, दैट्स वाई। HCl की बात करता हूँ, डायपोल मोमेंट होता है क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। CH4 की बात करता हूँ, वैसे तो डायपोल मोमेंट जीरो होता है, CH4 में डायपोल मोमेंट जीरो क्यों होगा? क्योंकि चारों तरफ हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें वाइब्रेशन आ जाती है क्योंकि ये sp3 हाइब्रिड होता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल में जनरली जो हमारे वाइब्रेशन है वो आ जाते हैं। ठीक है, जब पी ब्लॉक इन्वॉल्व हो जाता है तब। H2 की बात करता हूँ, ये तो हमारा डायपोल मोमेंट इसमें होता ही होता है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर पोलर। तो ये जो पोलर है उनमें तो इंफ्रारेड होना ही होना है। ठीक है, ये तो शो करेंगे। ठीक, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, H2। H2 में अगर मैं बात करूँ म्यू, दैट इज डायपोल जीरो होता है, नो वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं होते। ठीक है, और ना वाइब्रेशन ना होने का कारण क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल छोटा होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एनी अदर एक्सपेक्टेड, आप कमेंट में जरूर लिखना कि इसके अलावा ऐसा कौन सा और मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम शो नहीं करेगा। ये चीजें अलग होती हैं। देखो, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मैंने पूरा पढ़ा दिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो नहीं दिखाता, तो पता तो वो भी होना चाहिए ना कि इतनी सारी चीजें तो दिखा रही हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं दिखाती, तो वो पता होना चाहिए ऑर्गेनिक से अलग। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह CO है स्पेक्ट्रोस्कोपी में सक्रिय है क्योंकि? ये कह रहे हैं जो हमारा जो कंपाउंड है उसमें कार्बोनिल समूह CO आया, देयर इज कार्बोनिल समूह आया ये वाला। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑप्टिकल क्यों है? ऑप्टिकल होने का कारण क्या है? तो फ्रेंड देखो, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें ये जो सक्रिय है, ठीक है, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एक्टिव है, क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो पाई इलेक्ट्रॉन है, कैसे है? पाई इलेक्ट्रॉन है, और साथ में इसमें एन इलेक्ट्रॉन भी है, दैट इज लोन पेयर भी है। अब पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसमें ट्रांजिशन कैसा कैसा हो सकता है? ट्रांजिशन कैसा हो सकता है कि पाई से पाई स्टार तक का ट्रांजिशन हो सकता है, और एन इलेक्ट्रॉन का पाई स्टार तक ट्रांजिशन हो सकता है। 2 ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है। जब 2 ट्रांजिशन पॉसिबल है, सो इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, ये एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। ठीक है, अब एब्जॉर्ब करेगा किसी न किसी एनर्जी को, तो ऑब्वियसली ये क्या कर सकता है बताओ? ये स्पेक्ट्रोस्कोपिकली एक्टिव हो जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे इसकी कोई ना कोई रेंज आएगी। ठीक है, क्लियर समझ में आए? तो CO जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिकली एक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, साथ साथ एन इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, दोनों होते हैं। सो C विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। C1, C2 एंड C3 sp3, sp2 और sp संकरित कार्बन परमाणु है। C1 का जो हाइब्रिडाइजेशन दिखाया है sp3 दिखाया है, C2 का जो दिखाया है sp2 दिखाया है, और C3 का जो दिखाया है वो sp दिखाया है, जिनकी आवृत्ति ν1, ν2 और ν3 है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ν1, ν2 और ν3 है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी इन्होंने दे दी। अब
ये कह रहे हैं C1H, C2H और C3H प्रसार अवशोषित आवृत्ति है, इन आवृत्तियों का सही क्रम क्या होगा। ठीक, अब ये कह रहे हैं इसमें इनकी आवृत्ति जो ये दी है ना, इनका सही क्रम क्या होगा, यानी किसकी आवृत्ति ज्यादा होगी किसकी कम होगी, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताना है। तो फ्रेंड्स एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ जिसके कारण आप कभी भी फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन पता है तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पता कर सकते हो। कंसेप्ट लिख लो, देखो IR के अंदर जो सारा खेल है वो फ्रीक्वेंसी का ही तो है, और फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल होती है वो होती है फोर्स कांस्टेंट के। फोर्स कांस्टेंट के, अगर फोर्स कांस्टेंट आपको नहीं पता तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। किसके? बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बॉन्ड जितना मजबूत दो एटम के बीच में उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी मिलेगी। आई एम रिपीटिंग, बॉन्ड जितना मजबूत फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात अगर हम करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एस करेक्टर पे। किस पे डिपेंड करती है? एस करेक्टर पे। ये सारे के सारे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड इसी तरह है। ठीक है, तो कुल मिला के एस करेक्टर जितना ज़्यादा, हमें यहाँ से पता लग जाता है कि एस करेक्टर जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा, ये तो हम निकाल सकते हैं ना इससे निष्कर्ष। ठीक है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एस करेक्टर जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा। अब SP2 और SP3 में एस करेक्टर कितना कितना है ये आपको पता होगा, इसका 50% है। इसमें कितना होता है बताओ? इसमें 33.3% है और इसमें 25 करेक्टर है। तो मैक्सिमम एस करेक्टर किसमें है? SP में। ठीक, तो SP में एस करेक्टर सबसे ज़्यादा, फिर SP2 में और SP3 में। तो फ्रीक्वेंसी भी इसी ऑर्डर में होगी, दैट इज SP वाले की यानी कि V3 वाले की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, V2 की उससे कम, V1 की उससे कम, या फिर न्यू, अगर ये न्यू लिखा हुआ है तो न्यू। ओके, तो ऑर्डर हमारा कौन सा आ गया? ऑर्डर आ गया हमारा B, V3, V2 और V1। V3 की सबसे ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो SP हाइब्रिड है, और SP हाइब्रिड दैट इज एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है, और एस करेक्टर सबसे ज़्यादा होने के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसमें ज़्यादा होगी। तो जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और इसलिए उनका ऑर्डर हम रख सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्राबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पाई टू पाई स्टार संक्रमण किस समूह के यौगिक में नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये कहना है कि पाई टू पाई स्टार किस में नहीं होनेगा? अरे जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा उसमें नहीं होगा, बस बात खत्म। तो बात करते हैं एल्किन। एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो पाई टू पाई स्टार हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एल्किन में तो हो गया। बी की बात करता हूँ एजो यौगिक। एजो यौगिक में क्या होता है फ्रेंड्स? दो नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई टू पाई स्टार भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा। सी की बात करता हूँ एल्कोहल। एल्कोहल में OH ग्रुप होता है, ठीक है, नो पाई बॉन्ड, इसमें कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। ठीक है, तो पाई टू पाई स्टार भी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें नहीं होता। डी की बात करता हूँ साइनाइड भी देख लेते हैं। साइनाइड में क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C। C ट्रिपल बॉन्ड C है तो पाई इलेक्ट्रॉन भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो जाएगा। तो D में भी हो रहा है, B में भी हो रहा है, A में भी हो रहा है, C में नहीं हो रहा। सो C विल बी द करेक्ट आंसर, कि C में पाई टू पाई स्टार नहीं होता क्योंकि पाई बॉन्ड ही नहीं होते, पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। डन। तो एल्कोहल में ये नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं तो क्या एल्कोहल मतलब यूवी स्पेक्ट्रम दिखाएगा कि नहीं? यूवी स्पेक्ट्रम दिखाएगा कि नहीं? तो एल्कोहल क्या करेगा ना, यूवी स्पेक्ट्रम तो दिखाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें पाई टू पाई स्टार नहीं है तो ये वाला ना हो करके इसमें कम एनर्जी, ठीक है, कम एनर्जी की जंप लेगा, हाई वेवलेंथ की जंप लेगा, कम एनर्जी हाई वेवलेंथ। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। कौन सा अणु अवरक्त सक्रिय नहीं है? विच फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स नॉट इंफ्रारेड एक्टिव? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि IR कौन नहीं देगा, IR कौन नहीं देगा, ये अभी अभी मैंने कंसेप्ट बताया था, अभी पीछे क्वेश्चन आया था। जिसका डायपोल मोमेंट या तो जीरो हो, या फिर जिसकी वाइब्रेशनल कुछ ना हो, जीरो हो वाइब्रेशनल, बिल्कुल वाइब्रेशनल मोशन ना हो, और तीसरा ऐसा मोलिक्यूल कौन सा होता है जनरली बहुत छोटा हो। तो इनमें से देख लो NH3 लॉन पेयर है, ये तो देगा। ठीक है, NH2 पोलर मूवमेंट है, पोलर है, तो ये भी IR देगा, ये भी IR देगा। N2 की बात करते हो, ये नहीं देगा बिकॉज छोटा मॉलिक्यूल है, डायपोल मोमेंट जीरो है, C इज द करेक्ट आंसर। और SO2 तो पोलर मॉलिक्यूल है, लॉन पेयर भी है, तो देगा ही देगा। क्लियर हुआ? सो कौन सा अणु इंफ्रारेड एक्टिव नहीं होता, इंफ्रारेड सक्रिय नहीं होता, इंफ्रारेड नहीं देता? जो छोटा हो, डायपोल मोमेंट जीरो हो, और जिसमें वाइब्रेशनल मोशन ना हो।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हुक के नियम के लिए कौन सा सही है, विच ऑफ इज करेक्ट फॉर द हुक्स लॉ। फ्रेंड्स हुक्स लॉ किसके साथ डील करता है, हुक्स लॉ डील करता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, किसके, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। और ये कहता है कि इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है, किसी भी रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स कांस्टेंट के, बल नियतांक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक्चुअली बल नियतांक के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैं इसे पूरा लिख देता हूँ कि बल नियतांक के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी विकर्ण की जो आवृत्ति होती है बल नियतांक के मतलब बल नियतांक के स्क्वायर रूट दैट इज वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है वो आता है न्यू इज इक्वल 1/2πc, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, अंडर रूट के अपॉन म्यू। ठीक है, और के क्या होता है हमारा, के होता है यहाँ पे बल नियतांक, और ये इसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है ए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वाला भी गलत है, म्यू भी लेना पड़ता है। म्यू क्या होता है, म्यू होता है स्मॉल मास, बहुत ही माइन्यूट सा मास जो होता है सब्सटेंस का वो। ठीक, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एल्कोहल का मुक्त OH समूह के लिए अवरक्त अवशोषण क्षेत्र क्या होगा, द इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन रीजन फॉर द फ्री OH ग्रुप ऑफ द एल्कोहल विल बी। फ्रेंड्स OH के लिए जो स्पेक्ट्रम मतलब एब्जॉर्प्शन रीजन होता है, एब्जॉर्प्शन जो रीजन होता है वो होता है 3700 से लेके 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के लिए होता है OH का। ठीक है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो OH के लिए क्या कितना होता है एब्जॉर्प्शन, 3700 से लेके 3500 तक का OH के लिए होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। गलत कथन चुनिए, इसमें जो बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। अवरक्त इस शोषण के लिए अणु के द्विध्रुव पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताया था जो आईआर है वो डायपोल मोमेंट पर डिपेंड करता है। थ्योरी में बता रखा है, अब भी बता देता हूँ, डायपोल मोमेंट पर डिपेंड करता है। जिन अणुओं का डायपोल मोमेंट दैट इज, हाँ लिख देता हूँ पूरा ही, डायपोल मोमेंट चेंज हो जाता है या बदल जाता है, वो सभी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दर्शाते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी दर्शाते हैं, अर्थात आईआर एक्टिव होते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्टिव होते हैं। ये आप याद रख लो, पहला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरे की बात करते हैं, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से निम्न क्षेत्र को फिंगरप्रिंट क्षेत्र कहता है, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 1500 से निम्न, तो फ्रेंड्स 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 400 सेंटीमीटर इनवर्स के जो रीजन होता है उसे फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। और इस रीजन के अंदर जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं सबका जो एक पीक होता है, जो एब्जॉर्प्शन कर्व होता है, पीक होता है, वो सबका अलग अलग आता है, बिल्कुल अलग, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। चाहे फंक्शनल ग्रुप ही सेम क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। बात करते हैं सी की, बंकन अवशोषण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, गलत। फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आईआर की बात करते हैं, अगर हम बंकन की बात करते हैं, बेंडिंग एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, बेंडिंग वाले मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, बेंडिंग एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आईआर से होता है। किससे होता है, आईआर से। तो आईआर जो है वो लो एनर्जी की रेडिएशन है, ज़्यादा एनर्जी की नहीं है, लो एनर्जी रेडिएशन है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ बड़ी होती है, यूवी की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, यूवी की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग लगा लो आप इन तीन रेस को। तो यूवी की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर विजिबल की उससे कम, और सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम होती है आईआर की, इन तीनों में। ठीक है, और लोवेस्ट किसकी होती है, बहुत ही कम, जिसे हम बोल दें लोवेस्ट होती है रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट की। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट, अवरक्त विकिरण कार्बनिक बंधों के कंपन का नमन और प्रसार पैदा करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन कॉज द बेंडिंग एंड द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन ऑर्गेनिक बॉन्ड्स, बिल्कुल सही, यही तो उनका काम है। आईआर का काम क्या है, आईआर का यही तो काम है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर या तो बेंडिंग आ जाए, या कंपन आ जाए, वाइब्रेशन आ जाए, मोशन आ जाए, यही काम है आईआर का। जैसे आईआर विकिरण कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है, उसके अंदर वाइब्रेशन, मोशन, ये सब आ जाता है। ठीक है, और वाइब्रेशन कैसा आता है, वाइब्रेशन के कारण क्या पैदा होता है, या तो तनन होता है, स्ट्रेचिंग होती है, या फिर दैट इज बेंडिंग होती है। ठीक है, या तो स्ट्रेचिंग या बेंडिंग, यानी कि बंकन या फिर तनन, ये पैदा होता है। ठीक, क्लियर हो गया फ्रेंड्स, तो डी भी जो है वह सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, दैट इज सी इज द
रॉन्ग स्टेटमेंट, सी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सब सही है। और फ्रेंड्स इसके साथ डायपोल मतलब ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर, इसके मैंने 20 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। और आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको पता भी लगा होगा क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो इतने ही रखूँगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में।